ग्लोबल बाजारों में सोना और चांदी हाल के उतार चढ़ाव के बीच अहम स्तरों पर है। ट्रेडर और निवेशक बाजार के स्टेबल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि एक उचित प्राइस पर गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा सके। यह बाजार से दूर होने का मूड है। इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत आभार। जी नमस्कार नितिन जी। फेड की बातें, ब्याज दरों का मामला, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंकों की खरीद, ये एक आम ट्रेडर के लिए मतलब वाले कारण नहीं रहे, क्योंकि इन कारणों को सुनते सुनते 2 साल हो गए हैं। सीधा सीधा बताएं कि एक ट्रेडर सोने में क्या करे, खरीदे या बेचे। कमल जी देखिए, सोना अब रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है, 4850 के आसपास आता है तो खरीद के चले, और $5090 के आसपास आता है तो बेच के चले। एक ऊपर में आप $5200 का स्टॉप लॉस रखें, और नीचे में अगर आप 4850 के आसपास खरीद रहे हैं तो $100 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो अभी ये पूरी तरह रेंज बाउंड है जब तक आरएसआई 70 के ऊपर क्रॉस नहीं कर जाती डेली चार्ट पे। हमने देखा है पिछले 2 सालों में जब जब आरएसआई ने 70% क्रॉस किया है, तब सब सोने ने 12 से 15% का मूव दिया है अपर साइड में। तो मुझे लगता है अभी दिल्ली काफी दूर है। 70 की आरएसआई का वेट करना चाहिए, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15-20 दिन के अंदर जो है गोल्ड $5400 के आसपास जो है वो ट्रेड कर जाएगा। क्योंकि एक बात हम ये देख रहे हैं कि $5000 का जो बैलेंस है वो गोल्ड बना के चल रहा है। मतलब वो चाहे 100-150 डॉलर नीचे चला जाए या 100-150 डॉलर ऊपर आ जाए, अंततोगतो वो $5000 टच कर ही जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि $5000 के आसपास गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन बाजार के लिए काफी अच्छा है, और धीरे धीरे करके हम अगले 15 से 20 दिन में $5400 के आसपास आ जाएंगे। जी। और चांदी की जिस तरह धुलाई हुई है, हर रोज तेजी से ऊपर जा रही थी, और हर कोई बोल रहा था कि इंडस्ट्रियल डिमांड है, चीन यह कर रहा है, वो कर रहा है, चांदी की शॉर्टेज है। अब क्या हुआ? जब सब मजबूत था तो चांदी अपने ऊपरी स्तर से आधी क्यों रह गई? देखिए, चांदी की शॉर्टेज तो अभी भी बनी हुई है, चाहे शंघाई एक्सचेंज ले लें या कॉमेक्स के वॉल्ट्स ले लें। ये सारे के सारे दिखा रहे हैं कि सिल्वर जो है वो शॉर्टेज में चल रही है। मैं आपको 7 फरवरी तक का डेटा बताता हूँ। 7 फरवरी तक कॉमेक्स का ये जो मंथ है ये अनट्रेडिशनल मंथ होता है। इसके अंदर भी हमने 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी होते हुए देख ली थी। तो जो ये बताता है कि फिजिकल डिमांड जो है वो स्ट्रांग बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे कमल जी, फिजिकल वर्सेस पेपर मार्केट की लड़ाई चल रही है। और इस पेपर मार्केट की लड़ाई में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे सिल्वर ऊपर आती है, वैसे वैसे इसके अंदर जो है शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाती है। और चार्ट्स की अगर हम बात करें तो चार्ट्स भी अब इस समय पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये 21 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और जब तक 9 डेज का मूविंग एवरेज 21 डेज के ऊपर नहीं आता है, तब तक हम चांदी में पहले जैसी तेजी नहीं आते हुए देखेंगे। मुझे लगता है 60-65 नीचे में, और ऊपर में 83 to 85, ये बीच में ही चांदी की रेंज रहने वाली है। और सेकंड अगर हम देखेंगे तो ये एक्लिप्स का हफ्ता है, और जनरली एक्लिप्स के हफ्ते में भी हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन साइड ही रहता है। जी। लेकिन नितिन जी, शॉर्ट सेलर्स को भी तो पता होगा कि चांदी की शॉर्टेज है। आप कह रहे हैं कि फिजिकल में डिमांड बहुत मजबूत है, फिर प्राइस क्यों टूट रहे हैं? मतलब इतना कितना शॉर्ट सेल कर डाला? देखिए, 95 के ऊपर, 90 के ऊपर जो मार्केट ऊपर गया था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे थे या शॉर्ट सेलर की जो एग्जिट थी उसकी वजह से ही हो रहा था। लेकिन अगर हम कमल जी मार्केट को ध्यान से देखें तो 50 to 125 का जो दौर था वो जनरली हमने देखा था कि 45 दिन के अंदर ही तय हो गया था। मतलब 45 दिन से भी कम समय में 30 दिन के अंदर ही वो तय हो गया था। मार्केट्स में ऐसा नहीं होता है कि आप जो है वन साइडेड इतनी बड़ी रैली कमोडिटीज के अंदर 200% की आते हुए देख ले। बाजार को सांस लेना बहुत जरूरी होता है, और मुझे लगता है कि ये जो 65 to 80 के बीच के भाव है, ये भाव काफी अच्छे हैं। अगर बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाता है तो फिर मुझे लगता है आने वाले समय में ये बाजार के लिए अच्छा है। हैविंग सेड दैट, हमने पहले भी एक बात ये कही थी कि 130 और 135 के जो स्तर होंगे, वहां से चांदी को बहुत तेजी से ऊपर जाना संभव नहीं होगा। उसका कारण क्या है कमल जी, कि 130 135 के स्तरों पे सोलर जो है उसकी डिमांड जीरो हो जाती है। मतलब वहां पे उसको उसके प्रॉफिट जीरो हो जाते हैं। तो वहां पे हम इंडस्ट्रियल डिमांड में भी कमी आते हुए देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज है मार्केट की, ये कहीं ना कहीं $65 नीचे में, और इस साल के लिए ऊपर में 130-135 जून तक रहेगी।
लेकिन नितिन जी, जब 4,20,000 चांदी हुई थी, देखिए वहां से बहुत बुरी तरह टूटी है। 4,20,000 हुई तो लोग 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के टारगेट दे रहे थे। और आम जो ट्रेडर होता है, जो इतना रिसर्च वर्क नहीं करता है, वो तो फंस गया ना चांदी में अब। कमल जी देखिए, 4,20,000 जिस समय थी उस समय 40,000 रुपए का तो प्रीमियम चल रहा था मार्केट के अंदर, और 15% की डेली रेंज चल रही थी। तो यानी 1 लाख रुपए का रिस्क तो आपका इनहेरिटेड था। ठीक है, तो फंसा वो है जिसने जो है बोरोड मनी से चांदी बाय करी थी, या जिसने मान लीजिए अपने किसी पर्टिकुलर प्रयोजन का पैसा था जो किसी को पेमेंट करनी थी, उस पैसे से उसने चांदी ले ली। तो जहां पे भी ग्रीड आई है वही मरा है। लेकिन आज इन्वेस्टर के तौर पे भी अगर हम देखते हैं कमल जी, तो अगर आपने 4 लाख में ली है तो मुझे लगता है 2 से 3 लाख रुपए की रेंज चांदी में रहने वाली है। और अगर 4 लाख में लेके अगर आप 2 लाख में उसको एवरेज कर लेते हैं तो 3 लाख के आसपास आएगी आपकी एवरेज। तो उससे आपको निकलने का मौका बहुत जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में जो एक्सपायरी का महीना है 1 से 5 मार्च के बीच में, उसमें डेफिनेटली हम 15 से 20% की जो अपसाइड है वो आते हुए देखेंगे। और ये हमने लास्ट 2 जून के बाद जितनी भी एक्सपायरी हुई है कमल जी, उसमें सभी में हमने देखा है कि चांदी ने एक्सपायरी के टाइम पे काफी अच्छी 15 से 20% की तेजी दी है। जी। अब नितिन जी, आपने कहा कि निकलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कोई निकलना नहीं चाहे और पूरे साल भर रखना चाहे, तो फिर क्या टारगेट होगा चांदी का? देखिए, अक्टूबर के लिए हमने पहले भी टारगेट दिया था 3,90,000 रुपए का। मुझे लगता है कि दीपावली तक हम जो मनाएंगे वो 3,90,000 रुपए के आसपास चांदी रहेगी, और उस समय जो है 3 सवा 3 लाख रुपए का एवरेज जो है वो आ जाएगा चांदी का। मतलब जो अभी बेस सपोर्ट 2 लाख रुपए बना हुआ है, वो बेस सपोर्ट 3 से सवा 3 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, प्रीमियम्स बढ़ जाए एमसीएक्स में 30, 40, 50 हजार रुपए के प्रीमियम्स हो जाए वो एक बात अलग है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय स्पॉट भाव 135, 150 तक मैक्सिमम आते हैं तो वहां पे थोड़ा सावधान वापस हो जाने की जरूरत है। फिर अगर आप बाहों के साथ बहेंगे तो डूब जाएंगे। अब नितिन जी, भाव बढ़े थे जब चांदी सोने के, तो मार्जिन बढ़ गए। अब भाव चांदी के तो आधे ही रह गए, या आधे से भी कम से जैसे ही है, लगभग लगभग। तो क्या मार्जिन कब कम होंगे, ये कि होंगे कि नहीं होंगे अब मार्जिन कम? देखिए, वोलेटिलिटी जब तक कम नहीं होती है तब तक मार्जिन कम होंगे नहीं। और मुझे लगता है एक्सचेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा सेफ साइड होने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सेफ साइड होने की जो कोशिश में वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेक होल्डर्स को खत्म करते जा रहे हैं। आज मान लीजिए मैं एक चांदी का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मुझे 200% कमल जी कैपिटल चाहिए चांदी हेज करने के लिए। 100% पहले मैं चांदी खरीदूं, 75 60 70% का मार्जिन जमा करूं, 10% मैं M2M के लिए रखूं। तो मैं क्यों हेज करूं? मैं फिर अनफिक्स करके नहीं खरीद लूंगा कि जब जब माल बिकेगा मेरा तब तब मैं भाव काटता रहूंगा। तो धीरे धीरे करके एक्सचेंजेस इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि उनको रिस्क को, मार्जिन को कैसे मैनेज करना है, क्या इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं उसको मैनेज करने के। वो एक थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है जो 1980 में वो करते थे कि जैसे ही कुछ दिक्कत हुई मार्जिन उठा के बढ़ा दिया। तो ये कोई तरीका नहीं है। आपने 45 साल के अंदर ना तो कोई इनोवेटिव तरीके लाए और ना कुछ आप सीख रहे हो। फिर एक्सचेंजेस कहते हैं कि फिजिकल पार्टिसिपेंट्स जो है वो काम नहीं करते, फिजिकल पार्टिसिपेंट्स जो है वो हेज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल पार्टिसिपेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हो फिजिकल पार्टिसिपेंट के लिए? आप मुझे कोई एक भी प्रोडक्ट बताइए जो एक्सचेंजेस फिजिकल के लिए लेके आए हो, मैं तो नाम लेने को तैयार हूँ एक्सचेंजेस का। दे नहीं नहीं, डजंट वांट नाम टू मत डू लीजिए, एनीथिंग। लेकिन नितिन जी, यहाँ पर एक बात देखिए कि इतना भारी भरकम मार्जिन और सब चीजें भरने के बाद फिर तो फिजिकल से बाजार से चांदी क्यों नहीं ले लेगा आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक? कमल जी, क्यों एक्सचेंज की ओर कमल जाएगा फिर? कमल जी, आयरनी ये है कि एक एक्सचेंज के अंदर ईटीएफ में 27% का मार्जिन है और उसी एक्सचेंज के अंदर गोल्ड सिल्वर के अंदर 75% का मार्जिन है। अब आप बताइए, क्या ईटीएफ के अंदर चांदी का रिस्क ऊपर नीचे हो जाता है जो कि फिजिकल के साथ चल रहा है? बेंचमार्क तो वही है ना सारे। और नहीं, नितिन जी देखिए, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए हम ये कहें कि चांदी का बड़ा फ्यूचर है, चांदी के मिनी भी हैं, लेकिन क्या इससे कम वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते कि 150 ग्राम के, 200 ग्राम के, कि जिससे रिटेलर्स अधिक से अधिक संख्या में आए? और केवल एक और मेरा इसमें प्रश्न जोड़ूंगा, केवल मार्जिन बढ़ा देना, मार्जिन घटा देना, क्या यही हमारे पास सॉल्यूशन है? इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है बाजार को चलाने के लिए? कमल जी, स्टेक होल्डर्स चाहते नहीं है कि एक्सचेंज के अंदर लोग आए। आप कॉन्ट्रैक्ट छोटा ले आइए, 100 ग्राम ले आइए। लेकिन अगर आप उसमें 75% मार्जिन रखेंगे तो मैं फिजिकल में लूंगा ना, मैं क्यों एक्सचेंज के अंदर रहूंगा? मैं एक्सचेंज के अंदर इसलिए आता हूँ कि अगर सपोज रात को मान लीजिए भाव बढ़ जाए और मुझे 1 किलो चांदी खरीदनी है, मुझे तेजी लग रही है, तो हो सकता है रात को चांदी खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए मेरे पास ना हो, पर जनरली 20% का मार्जिन रहता है। तो 50,000 रुपए अगर मेरे पास है तो मैं कम से कम 1 किलो का एक्सपोजर ले सकता हूँ। या मान लीजिए मेरे पास स्टॉक में 10 किलो चांदी पड़ी हुई है, मुझे एक्सचेंज में बेच के हेज करनी है,
तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ 100% मार्जिन कौन रखेगा? आप मुझे एक बात बताइए, 25 लाख रुपए की चांदी है और 25 लाख रुपए एक्सचेंज में जमा करके किसके पास होंगे कि वो हेज करके काम करे? तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो ये चाहते ही नहीं है कि लोग काम करें, एल्स जो है कुछ ना कुछ इनोवेशन जो है वो जरूर आ चुके होते हैं अब तक। नहीं लेकिन यहाँ मेरा दूसरा प्रश्न ये था नितिन जी, मार्जिन बढ़ा देना, भाव बढ़े तब, और भाव गिरे तब मान लो आगे जाकर के मार्जिन कम कर देना, इसके अलावा कोई सॉल्यूशंस है कि नहीं है? कि रिस्क मैनेजमेंट यही है कि मार्जिन बढ़ा दो, मार्जिन घटा दो, बढ़ा दो घटा दो, बढ़ा दो घटा दो, ये चलने दो केवल? कमल जी, क्या होता है कि आज की दुनिया में क्वांट मॉडल बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, ठीक है, जो एआई के थ्रू जुड़ गए हैं। अब इस एआई और क्वांट मॉडल के थ्रू मैं बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन से भाव के नीचे मार्जिन कॉल बढ़ने से लोगों को अपना पोजीशन काटना पड़ेगा, और वहां से अगर मुझे बेचना है तो मैं कैसे बेच सकता हूँ। और 29 जनवरी को कुछ हद तक वही हुआ चाइना के अंदर, जो 12 ग्रुपों ने किया। तो अब ये जो एक्सचेंजेस मार्जिन बढ़ा रहे हैं या मार्जिन घटा रहे हैं, इसकी नब्ज जो है वो लोगों के पकड़ में आ चुकी है, और जिसका बेनिफिट जो है वो हमने चाइना में उठते हुए देखा। आज चाइना में हो रहा है, कल किसी और देश में होगा। जेन स्ट्रीट का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जेन स्ट्रीट क्या करके गया है, और उसके बाद भी वो इंडिया में हाईएस्ट पैकेज के लोग हायर कर रहा है। तो एक आज अगर हम ये कहें जेन स्ट्रीट के एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, तो हमने कुछ नहीं सीखा है। हमारे यहाँ तो सिंपल है कि बोले अगर मान लीजिए पुल गिर गया है तो जांच कमेटी बैठा दो, इंजीनियर को निलंबित कर दो, काम खत्म। वैसे ही जो है यहाँ पे लोग मर गए वोलेटिलिटी से, आप मार्जिन बढ़ा के उनको और मार दीजिए। नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा। चलिए नितिन जी, अब बताइए कि जब ज्यादातर एनालिस्ट ये कहते हैं सोना चांदी के फंडामेंटल नहीं बदले, बहुत अच्छी बात है, हम भी ये मान लेते हैं, लेकिन फिर से बाजार में रौनक आने से पहले इन दोनों कीमती धातुओं के भाव नीचे कहां तक जाएंगे, क्या मानते हैं आप? इंडियन रुपीज में बताइए। देखिए, भारतीय बाजारों में 147 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 29 जनवरी और 29 दिसंबर दोनों में हमने 137 के लो लगते हुए देखे। तो जब तक 1,37,38 का भाव जो है ये बाजार में नहीं टूटता है, तब तक मुझे लगता है कि बाजार में कोई फंडामेंटल के अंदर या टेक्निकल कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अपर साइड में भी 162 का 163 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो जब तक नहीं टूटता है तब तक मुझे नहीं लगता बाजार में कोई बहुत अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है अभी इसी रेंज में है बाजार। तो अगर ऑप्शन ट्रेडर है आप, तो 165 का कॉल और 135 का पुट बेच के आप चल सकते हैं, और हेज करने के लिए आप आउटर विंग्स खरीद सकते हैं। और सिल्वर में क्या क्या लग रहा है, कहां तक नीचे जाएगी अब? सिल्वर में मुझे ऐसा लगता है कमल जी, 2 लाख रुपए तक का जो लेवल है ये कहीं टच कर सकता है। 230 235 का पहला सपोर्ट है जहां पे आज बाजार ट्रेड कर रहा है, और दूसरा सपोर्ट है 2 लाख रुपए का। ऊपर में 3 लाख रुपए का रेजिस्टेंस है। ये रेंज जो मुझे लग रही है वो 2 लाख से 3 लाख की लग रही है। अगर 2 लाख टच होना है तो अगले 6 से 7 दिन के अंदर हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। जी, अब नितिन जी, एक और स्पष्ट सवाल है कि चांदी में खरीद कर बेचे या बेच कर खरीदे, करना क्या है? देखिए, चांदी में जो बेस्ट स्ट्रेटजी है इस समय वो ये है कि अगर आप खरीद रहे हैं तो ऊपर का कॉल बेच दीजिए। मैं अभी भी बेचने में इस समय शॉर्ट सेल में सहमत नहीं हूँ। उसका कारण क्या है कि कमल जी, ट्रंप ने नहीं नहीं, ईरान मैं को एक शॉर्ट सेल की बात नहीं कर रहा हूं, पहले तो ये कह रहा हूं कि भाई खरीद के बेचे या बेच कर खरीद ले, मतलब बेची और मैं खरीद ले, उसी क्या पे करने तत्काल में? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कमल जी। खरीद के बेचने का इसलिए टाइम है क्योंकि ईरान के ऊपर जो है उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है ट्रंप ने। ईरान की तरफ से दो तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, वहां पे एक सॉफ्ट लॉबी बन गई है, एक हार्ड लॉबी बन रही है। सॉफ्ट लॉबी जो है वो बार बार स्टेटमेंट्स देती है कि अगर सैंक्शंस हटा लिए जाएं तो फिर हम न्यूक्लियर के अंदर बात करने को तैयार है। और जो उनकी आर्मी की तरफ से, मतलब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये साइंटिस्ट की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब उनकी आर्मी क्या स्टेटमेंट देती है? आर्मी ये स्टेटमेंट देती है कि अगर कुछ भी हुआ तो हम देख लेंगे। अब फरवरी लास्ट में जो है रशिया, चाइना और ईरान, ये तीनों का एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन है, और मुझे लगता है इसको रोकने के लिए यूएस जो है वो जान लगा देगा। और इसीलिए इजरायली राष्ट्रपति को जो है 4 तारीख को बुलाया भी गया था यूएस, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के पहले एक भी अमेरिकी सैनिक का ताबूत जो है वो यूएस में वापस जाए, क्योंकि वो उनके लिए काफी निगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए चीजें उल्टी पड़ती है और यूएस के अंदर इसका विरोध शुरू हो जाता है कि हम इस ईरान के ऊपर क्यों ये आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उस कंडीशन में देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर कुछ ईरान के साथ अटैक हो। और इस बार एक इनडायरेक्ट सपोर्ट ईरान को चाइना का भी दिख रहा है कि जिस तरह से उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स हासिल कर ली है, और उसने ये बोला कि पिछली बार उसके न्यूक्लियर सेंटर्स पे जिस तरीके से जो जो बम्बार्डिंग की गई थी उसके एंटीडोट्स भी उसने बना लिए।
तो ये सब चीजें बता रही कि शायद जो है वो युद्ध बन सके। और अगर मिडिल ईस्ट में भी देखेंगे ओवरऑल, तो जॉर्डन एक कंट्री ऐसा है जिसने अभी तक सिर्फ यूएस को सपोर्ट दिया है, बाकी किसी कंट्री ने उसको बेस नहीं बनाने दिया है, क्योंकि ईरान ने कंटिन्यूअसली एक बात बोली कि ठीक है हमारी मिसाइलें जो है वो यूएस तक नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन आसपास जो देश बेस बनाने देंगे हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो ग्लोबल टेंशन धीरे धीरे रूट कर रही है, पनप रही है, अंकुरित हो रही है, इसको देखते हुए खरीद के बेचे। लेकिन खरीदना जो है वो आपको 2 लाख से 2,10,000 पे और 2,30,000 पे जी आपको स्ट्रेटेजी बना के कि कितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। ठीक। अच्छा, और देखिए आज तो अमेरिकी और चाइनीज बाजार बंद है। इस सप्ताह वैसे कौन से डेटा और इवेंट्स हैं जिस पर एक ट्रेडर को नजर रखनी चाहिए? कमल जी, इस पूरे हफ्ते जो है वो चाइनीज मार्केट तो बंद है, लेकिन मैजिक बॉक्स जो है वो फ्राइडे को खुलेगा। कोर पीसी इन्फ्लेशन का डेटा है। देखिए यूएस, हमने लास्ट वीक देखा था सीपीआई डेटा काफी अच्छे आए थे, सीपीआई के डेटा, महंगाई के जो डेटा थे। पर यूएस ने हमेशा कहा है कि वो महंगाई के लिए कोर पीसी इन्फ्लेशन को बेंचमार्क मानते हैं। और कोर पीसी का जो डेटा है वो फ्राइडे को आने वाला है। रिटेल सेल्स का डेटा फ्राइडे को आने वाला है। जीडीपी इंडेक्स का डेटा फ्राइडे को आने वाला है। तो मुझे लगता है फ्राइडे जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर हमें सोमवार से बृहस्पतिवार तक डाउन दिखता है बाजार के अंदर, तो फ्राइडे जो है वो हो सकता है कि फिर हमें डेटा के आसपास बाउंस देखने को मिले। हाँ सही बात है, कहावत भी है, शुक्र शुक्रवार है। और नितिन जी आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, तमाम सेगमेंट्स के अंदर मेरी सिल्वर के अंदर पोजीशंस बनी हुई है। और जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया उन लेवल्स के ऊपर मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज और सर्कल के भी, फ्रेंड सर्कल की भी पोजीशंस रहेंगी। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद।